तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट थर्ड है ये अपना हिस्ट्री क्लास 12th का उपनिवेशवाद और देहात, चैप्टर नंबर 10 है। अब हम देखेंगे कुदाल और हल। कुदाल और हल, देखिए कुदाल और हल जो होते हैं ना, दोनों खेती करने के काम आते हैं। यानी कुदाल और हल कहाँ पे काम आते हैं? खेती करने के काम आते हैं। और कई बार मर्डर भी कर देते हैं। आप बहुत सारे घटना पढ़ोगे, अगर लोकल न्यूज़ चैनल देखोगे तो उसमें देखोगे कि कुल्हाड़ी से मार के यानी कुदाल से मारकर की हत्या या हल से मारकर हत्या भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप उसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब आता है इसमें राजमहल की पहाड़ियाँ। जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? झारखंड के अंदर अवस्थित है। यानी कहाँ पर है ये राजमहल की पहाड़ी? तो झारखंड के अंदर है। तो यहाँ पर बुकानंद ने दौरा किया। बुकानंद कौन है? बुकानंद एक यात्री है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है? एक अधिकारी भी है। और इसने कहाँ पर दौरा किया? राजमहल की पहाड़ियों में इसने दौरा करता है और वहाँ की मिट्टी को जांचता है, वहाँ की फसलों को देखता है और ये पाता है कि यहाँ की सरसों और तंबाकू काफ़ी अच्छे किस्म के हैं। फिर आता है अभेद पहाड़ी। जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी वो कैसी थी? अभेद थी। यानी यहाँ पे लोग इसको आसानी से इसको जीता नहीं जा सकता या फिर यहाँ पे जाया नहीं जा सकता। इसको क्या बोलते हैं? अभेद। जिसको आसानी से हराया ना जा सके, जिसको आसानी से पार ना किया जा सके, वो क्या है? अभेद होती है। यहाँ लोग जाने में डरते थे। लोग जाने में डरते थे। जैसे रात को आप लोग निकलने के लिए डरते हैं ना, बाहर छत कोई रहता होगा छत पे या फिर गली में निकलने से हम लोग रात को डरते हैं। सोचो ये जंगल में जाने से लोग नहीं डरेंगे? वहाँ पे कौन लोग रहता है? तो पहाड़ी लोग रहते हैं, फाड़ फोड़ देंगे। ठीक है, फिर आता है कंपनी से डर। कंपनी हमने देखा कि 1757 की लड़ाई और 1764 के बाद कंपनी ने गुलामी बनाना लोगों को शुरू कर दिया था। ये बात किसको भी पता थी? ये पहाड़ियों को भी मालूम चल चुकी थी। तो लोग कंपनी जहाँ पर भी जाती थी शक की निगाहों से देखते थे। जैसे आजकल एक मार्केट है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोलते हैं उसको? नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जिसमें 3 लोगों को जोड़ना होता है। जैसे ही अगर आपका कोई दोस्त आता है 3 लोगों को जुड़वाने के लिए, तब शक की निगाह से देखते हो, यार कहीं जुड़वाने तो नहीं आया है। तो ऐसे भी जो कंपनी के लोग थे उनको भी शक की निगाह से लोग देखते थे, कहीं ये हड़पने तो नहीं आया। ठीक है, तो मार्केटिंग वाला समझ में ना, इन लोगों से दूर रहो। ठीक है, पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था? पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था? ठीक है, तो कारण है इसके पीछे पहाड़िया क्यों कहा जाता था। जैसे लोग बिहार के रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? बिहारी बोलते हैं। वैसे पहाड़ में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? पहाड़िया बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो ये लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ में रहते थे। फिर आता है इनकी जो अर्थव्यवस्था थी आदिम किस्म की थी। आदिम मतलब जो पुराने तरीके से चले आ रहे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचना, आज खाना पचाना उगाना इनका है। ठीक है, इसमें ये लोग महुआ उगाते थे, काठ कोयला लकड़ी से काम चला लेते थे। यानी मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आज के ही जीवन जीना, ठीक है, कल के लिए कुछ भी नहीं करना, बाहरी व्यापार नहीं करना, उसको हम क्या बोलते हैं? आदिम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जिसमें कि मुद्रा नहीं होती। क्या होती है? मुद्रा, मतलब पैसा का यूज हम नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं? आदिम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये लोग क्या करते थे? झूम खेती करते थे। क्या करते थे? झूम खेती। झूम बराबर झूम गाने वाला नहीं। झूम खेती का मतलब होता है कि जंगल में लोग जाते थे, जंगल के एक टुकड़े यानी एक हिस्से को सफाई करके वहाँ पे कुछ वर्ष तक खेती करते थे, जब तक मिट्टी में उपजाऊ रहती थी। और उसके बाद उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाकर फिर पेड़ काटते थे, मिट्टी सफाई करते थे, खेती करते थे। तो ये जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं। यानी केवल जीने के लिए, हमें मार्केट के लिए कुछ भी नहीं उगाना है। उसके बाद ये लोग शिकार करते थे। पहाड़ी लोग क्या करते थे? शिकार बढ़िया करते थे। आज हिरन खाने का मन है तो लोग हिरन को पकड़ के ला देते। आज सुअर खाने का मन है, सुअर को पकड़ के ला देते। जो खाने का मन करे, हाथी खाने का मन है तो हाथी पकड़ के लाएंगे, टाइगर खाने का मन है टाइगर पकड़ के लाएंगे, है ना। तो ये लोग शिकार भी करते थे। इनका लाइफ बढ़िया चल रहा था, जिंगा लाला कर रहे थे, जंगल में मस्त जी रहे थे, है ना। कोई पढ़ाई पढ़ाई की झंझट नहीं, बढ़िया था लाइफ, है ना। जंगलों में रहते थे। अब जंगल में रहेंगे तो बढ़िया लाइफ कटेगी, बढ़िया, कोई चीज़ से दिक्कत होती नहीं थी। यानी जो आपको जीने के लिए चाहिए वहाँ पे मिल जाइए। नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, हिरन को पकड़ के लाया। फल खाने का मन कर रहा है, जंगल से तोड़ लिया। ठीक है, किसी को मारने का मन कर रहा है, चिड़िया पकड़ने का मन कर रहा है, अब जो मर्जी कर सकते हैं, ना। तबीयत खराब होगा नहीं। अगर जब पर्यावरण साफ पर्यावरण में रहोगे तो आपका तबीयत खराब नहीं होगा। और भारत के जो संविधान के आर्टिकल 21 है वो भी कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं इनको भी क्या मिलना चाहिए? एक साफ वातावरण, पर्यावरण मिलना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार जगह जगह पे जंगल और जमीन लगा रही है। फिर देखते हैं ये जो पहाड़ी लोग हैं ये पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे, यानी बपौती मानते थे। यानी जो भी पहाड़ के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वो क्या है? हमारी बपौती, यानी हमारी खुद की जमीन है। कौन लोग मानता था? पहाड़ी लोग ऐसा मानते थे। इनकी जो पहचान थी वो जो भूमि था उनसे इनकी पहचान थी। इनकी पहचान और जीवन किससे जुड़ी थी? इनकी जमीन से जुड़ी हुई थी। आज भी गांव वालों का जो पहचान है वो उनकी जमीन और उनकी पहचान से, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो आज भी जो पहाड़ी लोग थे उनकी पहचान किससे जुड़ी हुई थी? भूमि से जुड़ी हुई थी। यानी लोगों को हटाना है तो कई बार क्या होता है
कि बहुत सारे ना प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े बड़े, वहाँ के लोगों को हटाया जाता है तो वहाँ के लोग विद्रोह करते हैं, कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना तो उस मिट्टी से हमारा लगाव हो जाता है। जैसे आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना होगा, वहाँ से लोगों को जब माइग्रेट किया गया, हटाया गया, तो वहाँ के लोग जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? उनकी जो पहचान और उनकी संस्कृति किससे जुड़ी होती है? भूमि से। तो पहाड़ी लोगों की भी जो चीज़ें हैं उनकी पहचान किससे जुड़ी है? भूमि से। ये लोग बाहरी लोगों के प्रवेश पे प्रतिरोध कहते हैं, कहते हैं जो पहाड़ी लोग हैं ये पूरी जमीन को तो अपनी बपोती मानते हैं, कहते हैं कि भैया इसमें किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी नया बंदा एंट्री मारेगा तो ये लोग क्या करते थे? उसका प्रतिरोध करते थे। प्रतिरोध मतलब विरोध करते थे कि भाई मत आओ इस फील्ड के अंदर, ठीक है। जैसे सुशांत सिंह मर गया बेचारा, किस मर गया कि जो वहाँ के पुराने से पहले के लोग थे उसको, सुशांत को भाई आने नहीं दे रहे थे, इसीलिए हो सकता है, मुझे नहीं पता उसी कारण। फिर आता है इनमें सामूहिक एकता थी, यानी जिस प्रकार हमने जोतदारों के अंदर सामूहिक एकता थी वैसे पहाड़ियों लोगों के अंदर भी एक सामूहिक एकता थी, यानी सब लोग समूह में काम करते थे। अगर कहते हैं ना एकता में बल होती है, अगर एक पहाड़ी को कोई दिक्कत होती थी ना तो सारे पहाड़ी मिलकर उसका निदान, उसका क्या बोलते हैं, निदान करते थे, है ना, उसको सही करने का प्रयास करते थे। फिर आता है मैदानों में बार बार ये लोग हमला करते थे। ये क्या करते थे? मैदानों में, तो पहाड़ी में रहते थे ऊंचे स्थान पर, इनको किसी भी चीज की जरूरत है ना, जाओ अटैक करके लाओ। तो ये अटैक दो टाइप में करते थे। एक तो अकाल, इन पे जब समस्या होती थी, मवेशी नहीं है खाने पीने के लिए, अनाज नहीं है, तब करते थे एक समस्या में। दूसरा पावर में, दिखाने के लिए, दिखाने के मतलब कि शक्ति प्रदर्शन के लिए, हम केवल हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं है। तो ये लोग अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बार बार क्या करते थे? मैदानों में अटैक करते थे। जो गांव, जो पहाड़ी था, राजमहल की पहाड़ियाँ, उसके आसपास जो गांव थे उनमें अटैक करते थे। उस गांव में कौन रहता था? तो संथाल लोग रहते थे, साहूकार लोग रहते थे, जमींदार लोग रहते थे, भूमिहार लोग रहते थे। इन लोगों पे ये लोग कौन अटैक करता था? जो अपना क्या नाम है इनका, पहाड़ी लोग अटैक करते थे। फिर आता है जमींदारों द्वारा शांति खरीदना। आसपास के गांव में कौन रहता था? जमींदार। उन पे कौन अटैक करता था बार बार? तो पहाड़ी लोग। अब जो गांव के लोग थे ना, या जो जमींदार थे, अटैक किसके घर पे होता है? जिसके घर पे माल हो, तो माल किसके घर पे होगा, यानी पैसा वैसा किसके घर पे होता था? जमींदारों के घर पे होता था। तो जमींदारों के यहाँ अटैक करते थे। तो जमींदार लोग कहते थे भाई ऐसे मत करो, बार बार रोजी रोटी को क्यों लात मार रहे हो। तो ये लोग उनसे शांति खरीदते थे, यानी कि साहब हमें 20 लाख रुपए दे दो और कुछ महीने के लिए शांति बना के रखो। तो इस खरीद को क्या बोलते थे? खिराज बोलते थे। यानी जो शांति खरीदती थी, यानी कि शांति बनी रहे, वो क्या कहलाता था? खिराज कहलाता था। क्या बोलते थे उसको? हम खिराज कहते थे। जो रकम दी जाती थी उसको हम खिराज कहते थे। फिर आता है व्यापारियों से ये लोग पथकर लेते थे। व्यापारी जो इधर से उधर उधर जाते थे, तो बीच में अगर जंगल पड़ रहा है तो अगर जाने का पार करना है तो हमें पथकर दो, हमें टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं देखो तो सामान छीन लेंगे, अगर आपने टैक्स दे दिया तो आपका सामान सही जगह पहुंच जाएगा। ये किसका काम था? ये सब पहाड़ियों का काम था। जो शांति होती थी लंबे समय तक नहीं चल सकते थे, है ना। देखिए एक जो प्यार होता है ना, म्यूचुअल प्यार होता है ना, तो काफी लंबे समय तक चलता है। लेकिन हित पे आधारित हो, यानी एक फायदे पे आधारित हो तो चलेगा नहीं, है ना। खरीदा हुआ प्यार कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा। तो खरीदी हुई शांति चल सकती थी, खरीदी हुई शांति भी नहीं चल सकती थी। तो ये लोग बार बार समझौता तोड़ देते थे या फिर अटैक कर देते। मेरी मन था अटैक कर दिया, ठीक है। अंग्रेज, जो पहाड़ी लोग थे ना, अंग्रेजों की नज़रों में बिल्कुल बेकार थे, बिल्कुल बेकार थे। कौन? पहाड़ी लोग। क्यों? ये हमेशा विद्रोह करते थे, अटैक करते थे, अंग्रेजों की बात नहीं सुनते थे, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, आपकी विचारधारा को कई बार ना महत्व तो नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि आप भी अच्छे हो। तो पहाड़ी लोग अपने हिसाब से अच्छे थे, अंग्रेज लोग अपने हिसाब से अच्छे थे। लेकिन अंग्रेज जो थे वो पहाड़ियों के लिए अच्छे नहीं थे, पहाड़ी जो थे अंग्रेजों के लिए अच्छे नहीं थे। पहाड़ी लोगों भी थे, इनको शक की निगाह से देखते थे, कहीं गुलाम ना बना ले। वैसे ही जो अंग्रेज थे ना, इन भी शक की निगाह से देखते थे। किनको? पहाड़ी लोगों। कैसे? ये कहते थे ना, असभ्य हो तुम लोग। असभ्य यानी जो स्थापित समाज है, जो स्थापित समाज है, अगर उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो तो क्या कहलाते हो आप? असभ्य कहलाते हो। तो ये कौन था? ये पहाड़ी लोग असभ्य थे। किनकी नजरों में? अंग्रेजों के। ये थे बर्बर। बर्बर का मतलब होता है कि मतलब हमला कर देना, किसी को लूट मार करना। इस प्रकार के लोग क्या बोलते हैं? बर्बर। जिनके अंदर मानवीयता की गुण खत्म हो जाती है ना, उनको हम बर्बर कहते हैं। कभी भी अटैक कर देना, क्रूर थे, मतलब हमलावर थे। इस प्रकार के ये लोग थे। किनके नजरों में? अंग्रेजों की नजरों में। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आता है 18वीं सदी के अंदर ना कृषि का विस्तार हो गया। 18वीं सदी के अंदर कृषि का विस्तार हुआ। तो विस्तार होने से क्या होगा? वन विनाश होगा। क्या होगा? वन विनाश, यानी जंगलों का कटाई होगा। यानी देखो हमारे पास जमीन तो क्या है? लिमिटेड है। मान लो 100 एकड़ जमीन है। कितना एकड़? 100 एकड़ जमीन है। इसमें चाहो तो तुम जंगल लगाओ या फिर खेती करो, यानी कृषि करो।
अगर आप जंगल को काटते हो तो खेती बढ़ेगा, अगर आप खेती को कम करते हो तो जंगल बढ़ेगा। तो खेती का विस्तार हुआ, यानी इसको बढ़ाओगे तो जंगल हमें अल्टीमेट काटने ही पड़ेंगे। जब अल्टीमेट जंगल काटोगे तो पहाड़ी लोग किस पे निर्भर है, जंगलों पे, तो क्या हो जाएंगे, थोड़ा और पीछे हो जाएंगे, यानी उनके लिए जो जमीन है, स्पेस है, कम हो जाएगा। फिर आता है शिकार बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिकार। अब सारे खेत वगैरह काट दोगे, मतलब सॉरी खेत कह रहा हूँ, मतलब जितने आप जंगल है उसको काट दोगे, जो जानवर है वो अपने छत पे थोड़ी रहेगा, वो कहाँ जाएगा, वहाँ से माइग्रेट कर जाएगा। लेकिन पहाड़ी लोग तो वहीं रहेंगे, तो उनका शिकार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब शिकार बंद हो जाएगा उनका दिमाग खराब होगा। किसी को हिरण खाने का मन हुआ, हिरण मिला ही नहीं, वो अंग्रेज को पकड़ेगा, फिर कहेगा अच्छा बेटा तुम ही आओ इधर, तुम्हारा ही शिकार होगा। फिर आता है, इससे फायदा हुआ अंग्रेजों को। किससे फायदा हो रहा है, कृषि से विस्तार हो रहा है, तो शिकार बंद हो जा रहे हैं, तो राजस्व में फायदा हो रहा है। किसको, अंग्रेज को। यानी जब खेती बढ़ेगा तो उससे इनकम आएगी, किसको आएगी, अंग्रेज को आएगी। फिर आता है निर्यात, इससे बढ़ गया, यानी अनाज के जो उपज थे, सरसों हो गया, तंबाकू हो गया, बहुत सारी जो चीजें थी, संताल लोग बेसिकली यहाँ पे खेती करते थे, तो उपज जब बढ़ता था तो इनसे काफी व्यापार होता था, तो निर्यात में वृद्धि होती थी। तो निर्यात में जब वृद्धि होगी तो फायदा किसको होगा, अंग्रेजों को फायदा होगा। फिर आता है चारागाह खत्म हो गया। चारागाह एक ऐसी भूमि होती है, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं, जहां पर पशुओं को चराया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चारागाह बोलते हैं। चारागाह धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, चारागाह धीरे धीरे खत्म। कृषि का विस्तार करोगे तो हर चीज खत्म होगा, चारागाह खत्म होगा, वन विनाश होगा। फिर आता है संथाल लोगों का आगमन हो चुका था। क्या था, संथाल लोगों का आगमन हो चुका था। संथाल लोग थे ना, माइग्रेटरी बंदे थे, है ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को आने वाले थे। तो इन्होंने जब आया तो इन्होंने, जैसे पहाड़ी लोग कुदाल का प्रयोग करते थे और जो संथाल थे वो हल का प्रयोग करते थे। इनको कृषि विस्तार में मजा आता था, यानी इन्होंने खेती बाड़ी किया। अस्थायी जीवन कौन जीने लगा था, संथाल लोग जीने लगे थे। ठीक है, तो इनसे किसको नुकसान पहुंचने लगा था, पहाड़ी लोगों को दिक्कत होती थी। और संथालों से और अंग्रेजों से दिक्कत किसको थी, पहाड़ी को। ठीक है, और संथालों को और अंग्रेजों को किससे दिक्कत थी, तो पहाड़ी से। इस प्रकार की चीजें थी, यानी एक सब समझ लो पहाड़ी है, क्या है, पहाड़ी। इधर कौन है, संथाल और अंग्रेज। कौन है, अंग्रेज। पहाड़ी को किससे दिक्कत है, संथाल और अंग्रेज से। संथाल और अंग्रेजों को किससे दिक्कत है, पहाड़ी से। इस प्रकार काम चल रहा था। फिर आता है कि रिजल्ट क्या हुआ इसका, आपका कृषि विस्तार हुआ, आपका इतना फायदा हुआ, तो पहाड़ी लोगों को गुस्सा आएगा कि हमें साहब क्या मिला, तो इनसे झगड़ा बढ़ गया, इनसे झगड़ा बढ़ गया। अंग्रेजों को भी पकड़ के धोते थे ये लोग, और संथालों को भी पकड़ के बार बार धोने लगे। उसके बाद क्या हुआ, हमला बढ़ गया, बार बार ये लोग हमला कर देते। पहाड़ी लोग क्या करते थे, गुस्से में कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो अब पहाड़ी लोगों का जीवन दुश्वार हो रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे, गांवों पर, संथालों पर, अंग्रेजों पर, जमींदारों पर ये लोग क्या करते थे, बार बार अटैक करते थे। उनकी पशु छीन लेना, उनकी फसल को उठा के ले जाना, इस प्रकार के काम कौन करने लगा, पहाड़ी लोग करने लगे। उसके बाद क्या किया, पहाड़ियों पर नियंत्रण रखना आसान नहीं था। पहाड़ी लोग तो पहाड़ों में रहते थे, जंगल का शेर थे वो लोग, है ना। एक मूवी थी बागी 2 या बागी 3 है, उसमें कहता है ना, उसको इस जंगल में पकड़ना नामुमकिन है। क्यों, उस जंगल में ही रहता था वो, मतलब हीरो टाइगर श्रॉफ, है ना। तो ये लोग जो पहाड़ी लोग कहाँ रहते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, और इनको वहां पे पकड़ना आसान नहीं। आप मछली को पकड़ लोगे पानी में, नहीं पकड़ पाओगे, और मछली हमें जमीन पे पकड़ लेगी, नहीं पकड़ पाएगी। उस पर नियंत्रण रख सकते हो, नहीं। तो पहाड़ी लोगों को नियंत्रण पे रखना बहुत मुश्किल था, इधर से उधर चले जाते थे लोग। फिर आता है कि अब बदला तो अंग्रेज भी लेंगे, बदला तो अंग्रेज भी लेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, शिकार प्रतिबंध कर दिया, बोला कोई शिकार नहीं होगा, कोई भी शिकार नहीं होगा, जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जानवर को आप लोग नहीं मार सकते। फिर इन्होंने दमन के कानून अपनाए। दमन का मतलब उनका शोषण किया, उनको पकड़ के मारा, ऐसे मौत मारते थे कि बंदा सामने वाला डर जाए। मान लो एक संथाल को पकड़, सॉरी एक पहाड़ी को पकड़ लिया, इसको तोप से उड़ा दिया। अब जितने भी पहाड़ी होंगे ना डर जाएंगे, भैया इतना कुत्ते की मौत मार रहा है, कौन लड़ेगा इनसे। ठीक है, तो डर बैठाने के लिए कई बार इतना मारते हैं। पुलिस वाले इतना मारते क्यों है, तो इतना चिल्लाते हैं, मारते हैं इसलिए ताकि सामने वाला डर जाए, 2-4 बंदे और डरे। फांसी देने का यही तो मकसद है। एक को फांसी मिलती है, 20-25 सुधर जाते हैं। हमारे क्लास में देख लो, अपने क्लास में मैडम या सर एक को मारते हैं, पूरी क्लास शांत, है ना। तो वो लोग दमन की नीति अपनाते हैं। और इन्होंने सरदार या फिर जो मुखिया होते थे, पहाड़ी लोगों के सरदार होते थे, इनको इन्होंने वेतन देना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि साहब कंट्रोल करो, और जो मुखिया है उसको पैसा ये लोग देते थे। जब पैसा लेंगे तो ये किसके गुलाम बन जाते थे, ये अंग्रेजों के वफादार बन जाते थे, गुलाम बन जाते थे। लेकिन सब सरदार एक जैसा नहीं था, सब सरदार एक जैसा नहीं था। कुछ सरदारों ने क्या किया, इसका विरोध किया, उन्होंने पैसा नहीं लिया और वो लोग अटैक करते रहे। जिन्होंने पैसा लिया वो अटैक भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, उनको वेतन भोगी कहा जाने लगा, और इनकी समाज में इज्जत डाउन हो गई। किनकी, जिन्होंने पैसा लिया था, जो इनकी पावर थी, रुतबा थी, वो खत्म हो गया। और जिन्होंने पैसा नहीं लिया वो बागी कहलाए, तो ही तो मेरा असली हीरो है, इस प्रकार के। ठीक है,
फिर आता है लेकिन कुछ सरदारों ने मना कर दिया। अब हम देखेंगे अगला संथाल। ये क्या था, हमने किसको देखा, पहाड़ियों को देखा। पहाड़ी कृषि के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कुदाल। पेपर में आता है, जब CUT के पेपर में जाओगे ना देने, उसमें आएगा ये कि ये जो पहाड़ी लोग थे किसका प्रयोग करते थे, तो कुदाल का प्रयोग करते थे। तो अब देखते हैं संथाल। क्या देखते हैं, संथाल। संथाल क्या थे, एक जनजाति था। संथाल क्या था, एक प्रकार का जनजाति था। ये क्या था, अगुआ बाशिंदे। अगुआ बाशिंदे का मतलब होता है कहीं से आकर बस जाना। जैसे मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, आप कहीं रहते हैं तो क्या होगा आपके साथ, तो या तो आप वहीं के होंगे या फिर आप कहीं से आके बसे होंगे। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ पे नए नए जगहों के लोग आकर बस गए हैं। जब ये नए नए लोग बस जाते हैं तो क्या होता है, जो वहाँ के पुराने लोग होते हैं वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं, थोड़े से नाराज हो जाते हैं। जैसे आपने बार बार देखा होगा कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को बार बार मार कर भगाया जाता है। कहाँ से, महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र सोचते हैं कि मराठा फॉर मराठी, यानी मराठी मानुस वाले विचार रखते हैं। कौन लोग, मराठी लोग रहते हैं। वैसे ही पहाड़ी लोग भी कहते थे कि भाई जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है राजमहल की, वो किसके लिए है, पहाड़ियों के लिए। तुम तो आगे हमारे को लूट रहे हो। कौन, संथाल लोगों के बारे में उनकी ऐसी सोच थी। ऊपर से अंग्रेज भी उनको परेशान करते थे। तो 1810 में बुकानन ने यात्रा करी, किसकी, राजमहल पहाड़ियों की यात्रा करी। वहां पे एक पहाड़ी का नाम है, ये भी किसका हिस्सा है, राजमहल पहाड़ियों का ही हिस्सा है, गुंजुरिया पहाड़ी। क्या है, गुंजुरिया पहाड़ी। जैसे मान लो आप किसका एग्जाम्पल दें, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ी का हिस्सा है, यानी किस पर्वत का हिस्सा है, तो हिमालय पर्वत का हिस्सा है। जैसे कंचनजंगा किसका है, ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। वैसे ही जो गंजूरिया पहाड़ी है वो किसका था, तो राजमहल पहाड़ी के हिस्सा था ये भी। फिर आता है ये जमीन का काया पलट हो गया। ये कौन लिखता है, ये बुकानन ने लिखता है कि जमीन का क्या हो गया, काया पलट हो गया। यानी काया पलट का मतलब बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, दोनों समृद्ध गांव है, लेकिन क्या होगा, नदी पे कोई पुल नहीं है तो दोनों गांव का विकास नहीं हो सकता। लेकिन आप एक पुल बना दो तो विकास हो सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जमीन का यहाँ पे क्या हो गया, काया पलट हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। क्या हो गया, ये मानव श्रम से हुआ। क्या हुआ, मानव श्रम से। वो मानव कौन थे, तो संथाल लोग थे। कौन थे, संथाल लोग थे वो मानव, जिन्होंने क्या किया, इस भूमि को, खराब भूमि को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपको हरियाली में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप देखते होंगे पंजाबी जो लोग होते हैं ना, कनाडा जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कनाडा जाते हैं, और उनको कनाडा में काफ़ी इज्जत मिलती है। कनाडा एक समय में पूरा बंजर था, खाली जगह था, लेकिन पंजाब के लोगों ने जा के वहाँ पर क्या कर दिया, पूरा उसको समृद्ध और इतना शक्तिशाली बना दिया। अगर कभी कनाडा का इतिहास लिखा जाएगा तो पंजाब का भी इतिहास उसमें लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो पंजाबी लोग थे उन्होंने जाके क्या किया, कनाडा को एक देश बनाया। वरना अंग्रेज तो कुछ कर ही नहीं पाते वहाँ पे। पंजाबियों ने बहुत मेहनत किया है कनाडा को आज कनाडा बनाने में, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो वहाँ पे सरसों और तंबाकू उच्च क्वालिटी का होता था, ठीक है। इसे किसने किया, संथालों ने इसे इतना बढ़िया किया। और इस भूमि को दामिन ए कोप बोलते थे, जो राजमहल की पहाड़ी थी जहाँ पर संथाल लोग रहते थे। किन्होंने दिया था ये जमीन, तो अंग्रेजों ने दिया था। किसको, संथाल लोगों को रहने के लिए। तो इनको बोलते थे दामिन ए कोप बोलते थे। फिर आता है जमींदार और अंग्रेजों के सहयोग से ये इतना बढ़िया जमीन बन पाया। जमींदार और अंग्रेजों का जमीन था, मदद मतलब मेहनत कौन कर रहा था, तो मजदूर बन के मेहनत कौन कर रहा था, संथाल लोग अपना मेहनत कर रहे थे। उन्होंने इतना अच्छा जमीन बना दिया। संथाल अस्थायी रूप से वहाँ पे क्या हो गए, जाके बस गए। अब कहीं पर भी आप अस्थायी रूप से बसोगे ना, तो उसको आप बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करोगे। जैसे मान लो मेरे एक कमरे का घर है, अगर मैं किराए पे हूँ तो छोड़ना यार, पेंट टूट रहा है, मेरे को क्या ही लेना देना। लेकिन वो मैंने खरीद लिया है, फिर वहाँ मेरे को ये पता लग गया कि मेरे को यहीं हमेशा रहना है, तो उसको मैं मॉडिफिकेशन कराऊंगा, उसको और अच्छे से चीज़ें कराऊंगा। ये संथाल जो जंगलों को साफ किया, इन्होंने जंगलों को काटने में कोई दया मरम नहीं रखते थे। और किसका प्रयोग करते थे, तो लोग हल का प्रयोग करते थे। संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे। इन्होंने जंगलों को साफ किया। जंगलों को साफ करोगे तो खेती का विकास होगा। अब देखना भारत में जंगल कम हो गए, क्यों कि एक जगह में पूरा जंगल जंगल होता होगा, मुझे नहीं पता, था पूरा जंगल ही जंगल, लेकिन लोगों ने क्या किया, काट काट के उसको खेती के लिए जमीन हमने बढ़ा दिया। आपने ब्राज़ील का नाम सुना है, वहाँ पे एक जंगल है, फॉरेस्ट है, उसका नाम है अमेजन फॉरेस्ट। वहाँ पे देखना हमेशा आग लगती रहती है। तो एक ना रिपोर्ट आई थी हाल फिलहाल में, मैंने पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो अमेजन फॉरेस्ट है, यानी अमेजन का जो जंगल है, वहाँ पे इसलिए बार बार आग लगती नहीं, लगाई जाती है। क्यों, ताकि जंगल वहाँ जल जाएंगे, और उससे क्या होगा, जब जंगल जल जाएंगे तो कृषि का विस्तार होगा। तो हो सकता है कि ब्राज़ील की सरकार का एक नीति भी हो, हिडन नीति हो सकता है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था।
तो इन्होंने जंगलों को साफ किया, कृषि का विस्तार किया। और कृषि करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। वैसे पहाड़ी लोग किसका प्रयोग करते थे? तो कुदाल का प्रयोग करते थे। फिर आता है संताल विस्तार हुआ, संतालों का विस्तार हुआ। अब बंदा क्या हुआ, 1838 के अंदर ये यहाँ पे 40 गांव थे। कितने गांव थे? 40। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 3000। पॉपुलेशन 3000। अब उनके शादी ब्याह होंगे तो बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो 1851 के अंदर यानी 13 सालों के अंदर, नहीं 13 सालों के अंदर गांवों की संख्या कितने हो गए? 1473। लगभग कितना गुना बढ़ गया? ये 20 गुना बढ़ गया है ना, 20-30 गुना। फिर आता है यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो 82,000 हो गई। कितनी हजार हो गई? 82,000 हो गए। सोचो कितने बड़े लेवल पे काम हुआ होगा, है ना। फिर आता है रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन संथालों ने इतने अच्छे काम कर दिया, किसके लिए? अंग्रेजों और जमींदारों के लिए। लेकिन बुरा किसके लिए कर दिया भाई? ये जो अपना पहाड़ी लोग थे उनके लिए बुरा कर दिया। क्या हो गया? संथाल वर्सेस पहाड़ी फिर से फाइट होनी शुरू हो गई। संथाल वर्सेस पहाड़ी फाइट होनी शुरू हो गई। पहले किससे हुआ था? तो अंग्रेजों से हुआ था। अब कौन आ गया था नया प्लेयर? तो संथाल लोग आए थे। अब संथालों से भी इनकी फाइट होगी। अब जैसे ही संथाल लोग आगमन किए पहाड़ी वाले क्षेत्रों में राजमहल के, तो इनकी लड़ाई और बढ़ गई। क्या हुआ कि जो बंजर भूमि था ना वो पहाड़ियों को मिला, क्योंकि उपजाऊ भूमि पर किसने कब्जा जमा लिया? अंग्रेज, जमींदार और संथालों ने कब्जा जमा लिया। जहाँ पर खेती कौन करता था? संथाल लोग खेती करते थे और अंग्रेज लोग महल में बैठ के मजे मारते थे। इनको क्या मिला? बंजर भूमि मिला। हालांकि वो लोग खेती नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो झूम खेती करते थे उसके लिए भी इनके पास जमीन नहीं होता था। बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, बड़े गुस्सा में रहते थे, बस संथाल मिल जाए फाड़ देंगे उसको, है ना। फिर आता है शुष्क भूमि। शुष्क भूमि का मतलब होता है सूखा भूमि। क्या होता है? सूखा भूमि, जिसके अंदर नमी नहीं होती, जहाँ पर अच्छे से खेती नहीं हो सकता, उसको हम शुष्क भूमि कहते हैं। मरुस्थल टाइप के, है ना, पहाड़ी टाइप के, बंजर टाइप की भूमि को हम शुष्क भूमि कहते हैं। जैसे राजस्थान देखोगे, भारत के अंदर क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसकी भूमि कैसी है? शुष्क है, यानी सूखी हुई है, ड्राई भूमि है। वहाँ पे खेती हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी अधिकतर जो पार्ट है राजस्थान का, वहाँ पे खेती नहीं होती। क्यों? क्योंकि भूमि कैसी है? शुष्क है और बंजर है। फिर आता है, अब बेचारे जो पहाड़ी लोग थे पहले से गरीब थे, और भी गरीबी हो गया। कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। पहले से गरीब थे ही, संथाल लोग आकर उनको और भी गरीब कर दिए। फिर आता है अधिकतर जमीन जो था वो दामिन को एक का हिस्सा बन चुका था, और जो दामिन एक को था वो किसका था? वो संथालों की भूमि थी। और कहते हैं संथालों के बारे में, जो दामिन एक को थे उनकी ऐसी इतिहास है कि जो दामिन एक को था इनका अंतिम डेस्टिनेशन था। ये लोग पूरी जिंदगी भटकते रहे और इनको ये जब जमीन मिला तो इनको लगा कि अपनी यात्रा जो है पूरी हो गई, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मोक्ष समझते हो? पता करना टीचर से क्या होता है मोक्ष। फिर आता है शिकार की समस्या। जब कृषि विस्तार होगा, जंगलों को काटोगे तो शिकार की समस्या होगा, क्योंकि शिकार तो गायब हो जाएंगे ना। वैसे हिरन खत्म हो गया, सुअर खत्म हो गया, गधा खत्म हो गया, जो भी जानवर आप मार के वो लोग खाते होंगे वो खत्म हो गया होगा। तो पहाड़ी लोग ऐसे भी गुस्सा होंगे, यार अपना रात को मतलब कितना बढ़िया से बिरयानी बनती थी, बिरयानी नहीं बन पाएगी उनकी यार, ठीक है। संथालों का अस्थायी जीवन। संथाल जो होते थे अस्थायी रूप से रहते थे, लेकिन पहाड़ी लोग मस्त मोला, खाया पिया पचाया, घूमा, जिंगा लाला किया, दारू पिया, सो गया। लेकिन ये संथाल लोग वहाँ पे आराम से रहते थे बीवी बच्चों के साथ। इनको देखकर पहाड़ी लोग खुश नहीं थे, पहाड़ी लोगों को देखकर संथाल लोग खुश नहीं थे। संथालों द्वारा वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा दिया गया। क्या किया? वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए, पहले मैंने बताया जो पहाड़ी लोग थे वो जीवन निर्वाह खेती करते थे या झूम खेती करते थे, लेकिन जो संथाल है वाणिज्यिक कृषि करते हैं। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है जब आप उत्पादन स्वयं के लिए ना करें, यानी अपने लिए ना करें, बाजार के लिए उत्पादन करें, उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो भारत में संथालों ने क्या किया? वाणिज्यिक खेती किया, यानी बड़े पैमाने पे उत्पादन किया। जैसे एक छोटा सा किसान है, मान लो उसके पास 1 बीघा जमीन है, तो कौन सा खेती करता है? जीवन निर्वाह खेती करता है, यानी अपने लिए करता है। लेकिन किसी के पास 20 बीघे जमीन है या 20 एकड़ जमीन है या 100 एकड़ जमीन है, तो क्या करता है? वाणिज्यिक खेती करता है। यानी जो प्रोडक्शन करता है वो अपने लिए ना करके मार्केट के लिए जब आप प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको हम वाणिज्यिक खेती कहते हैं। और ये किसने किया? तो आपका संथाल लोगों ने किया। फिर आता है संथालों की समस्या क्या हो गई। अब संथाल लोगों की भी परेशानी, कहते हैं ना, आप एक चीज को पीछे छोड़ाओगे ना दूसरा आ जाएगा। संथाल लोगों ने किसको परेशान किया? हटाया ये पहाड़ी लोगों को। अब पहाड़ी तो चले गए, खत्म हो गया मैटर उनका। अब बेचारे संथालों की भी समस्या शुरू हो चुकी थी। अब संथालों की कैसी समस्या शुरू हुई? जमीन जो था दामिन एक था वो राज्य का था। किसका था? राज्य का, यानी अंग्रेजों का और जमींदारों का। ये यहाँ पे तो सिर्फ मोहरे थे और काम करने वाले थे। कौन? संथाल लोग। कर की वृद्धि कर दी गई। बोला कि भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा जमीन पे। इनका माथा खराब, यार इतना अच्छा काम हम किए हैं और हम टैक्स दें, ठीक है। तो इनका दिमाग खराब। किसका? संथालों का। फिर जो साहूकार होते थे इनको दीकू, दीकू का मतलब होता है बाहरी लोग। दीकू का मतलब क्या होता है? बाहरी लोग। साहूकार जब इनको पैसा देते थे कर्जे पे, ब्याज पे,
तो ये इनकी ज़मीन को हड़प लेते थे। जब पैसा कोई संथाल चुका नहीं पाता था, इनकी ज़मीन को हड़प लेना, इनकी मुर्गी को उठा के लेके चला, बकरी को लेके चले जाना, गाय को लेके चले जाना, जो भी इनका जानवर होता था, मवेशी होता था, जो अनाज होते थे, वो कौन उठा के ले जाता था? साहूकार या फिर जमींदार उठा के लेके चला जाता। इनको ये लोग दीकू बोलते हैं। दीकू का मतलब था बाहरी लोग। और इनकी ज़मीन पे कौन कब्जा करता था? जमींदार या साहूकार कब्जा कर लेता था। भैया इनको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। अब कहेंगे बदला तो लेना ही पड़ेगा। अब संथालों की सोच ना बदल चुकी थी। संथाल लोग सोचते थे कि एक आदर्श संसार की स्थापना की जाएगी, है ना। आदर्श संसार एक ऐसा संसार होता है जहाँ बिल्कुल भेदभाव नहीं होता, सब लोग खुशी से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं ना, हंसी खुशी हर जगह होती है, अच्छाई ही अच्छाई होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? आदर्श संसार बोलते हैं, जिसको हम प्यार से कहते हैं सपनों का शहर। क्या बोलते हैं? सपनों का शहर को आदर्श संसार बोला जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि राम राज्य की स्थापना करेंगे, वो भी क्या एक आदर्श है ना, जहाँ बड़े की छोटे की सम्मान हो, सबको रोजगार मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? आदर्श संसार बोलते हैं। फिर आता है संथालों की सोच क्या थी? दूसरे में स्वयं का शासन हो। यार बहुत अब हुआ यार, अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, जमींदार शासन कर रहे हैं, अपना भी तो शासन हो। कहते हैं ना, अपना भी तो घर हो एक शहर में, यानी स्वयं का शासन भी तो हो। कहाँ पर? अपने जमीन पे, अपने लोगों पे हम लोग राज करें, इस प्रकार के। उनको मुक्ति चाहिए था, यानी मुक्ति चाहिए था किससे? अंग्रेजों से। बोले कि अंग्रेजों का बहुत हो गया यार, अब नहीं कर सकता, है ना। साहूकारों से मुक्ति चाहिए थी, जमींदारों से मुक्ति चाहिए थी, और दूसरे पहाड़ी लोग थे, इनसे भी मुक्ति चाहिए थे। लोग परेशान करते थे, जमीन हड़प ले जाते, शिकार कर जाते थे इनका, मतलब इनके जो मवेशी छीन लेके जाते थे। ये सब परेशान थे। कौन लोग? संथालों ने कहा कि अब तक कुछ तो करना पड़ेगा, गेम तेरा बजाना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने संथाल विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह का मतलब होता है जब आप देश के खिलाफ हथियार उठा लें। क्या हो जाए? हथियार उठा लें, तो क्या कहते हैं? विद्रोह कहलाता है। कब हुआ? 1855 से लेके 56 तक, लगभग 1 साल तक ये विद्रोह चला। कहाँ पर? भागलपुर और बीरभूम जिला में। जो भागलपुर है ये बिहार में है, जो बीरभूम है ये कहाँ पर है? ये आपका झारखंड के अंदर है। कहाँ है? झारखंड के अंदर है। जो बीरभूम जिला है ये अपने मिनरल्स के लिए, यानी खनिजों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। पता करना कौन कौन से खनिज मिलते हैं, ठीक है। इसके नेता थे। अब कुछ संथालों के नेता भी तो होंगे, विद्रोह करना है, लड़ाई करना है, तो एक नेता भी तो होना चाहिए, यानी सेनापति तो होना चाहिए जिसको लीड करे आगे क्या करना है। देखते हो ना क्रिकेट मैच में भी क्या होता है? एक आपका लीडर होता है जिसको हम कैप्टन कहते हैं। आपके स्कूल में आपका कैप्टन कौन है? आपका प्रिंसिपल है, पूरे स्कूल को चलाता है प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसमें सिद्धू माझी थे। पहला क्या थे? सिद्धू माझी। दूसरा कौन थे? कानू माझी। क्या थे? कानू माझी। और उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन ये असफल रहा। क्या रिजल्ट? असफल, यानी ये बेचारे हार गए, इनका दमन कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम बुकानन की यात्रा, ठीक है। अब हम देखते हैं बुकानन की यात्रा। क्या देखते हैं? बुकानन की यात्रा, यानी बुकानन का विवरण। विवरण का मतलब उसमें किसने, बंदे ने क्या लिखा है। पहला बात है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? एक अधिकारी था। अधिकारी मतलब ऑफिसर था। जब ये यात्रा करने जाता था ना, तो ये नहीं था फूड ब्लॉगर की तरह, हाय गाइस मैं पहुंच गया हूँ राजमहल की पहाड़ियों में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी हैं, ऐसा नहीं था। इसके साथ नक्शा बनाने वाले चलते थे साथ में। क्या थे? नक्शा बनाने वाले भी साथ में चलते थे। सर्वेक्षक चलते थे। सर्वेक्षक वह व्यक्ति होता है जो देखता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है ना, उसको हम सर्वेक्षक बोलते हैं। इसके साथ सहायक होते थे, है ना, क्लर्क होता था, लिखने वाला होता था, बोलने वाला, मनोरंजन वाला, पूरा एक दल के साथ जाते थे। जैसे राजा महाराजा पहले शिकार पे जाते थे ना, तो पूरा अपने साजो समाज के साथ निकलते थे, वैसे ही बेचारा ये यात्रा करता था बुकानन, तो ये करता था। अब कंपनी जो थी ना, इनको खर्चा देती थी कि भाई जाओ तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। खर्चा कौन देता था? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। उसके बाद कंपनी बताती थी आपको क्या देखना है और आपको क्या खोजना है। अपने मन से नहीं करना गए और आप किसी लड़की के प्यार में फंस गए, नहीं। आपको क्या देखना है और क्या खोजना है, ये कौन तय करता था? ये कंपनी तय करती थी। वही काम बुकानन करता था। बुकानन इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी था। वो एक वैज्ञानिक भी था, बहुत सारी चीज़ें था उसके, हर चीज़ की उसके पास नॉलेज थी, यानी मल्टी टैलेंटेड बंदा था, यानी कुछ भी कर सकता था वो, है ना। फिर बुकानन को का भेजने से क्या फ़ायदा हुआ कंपनी को? तो उसने लोह खनिज की खोज करी। फिर अभ्रक की, अभ्रक एक प्रकार का अधातु होता है जिसको बिजली में प्रयोग किया जाता है। ये प्रतिरोध क्षमता किसी चीज़ की बढ़ाता है, ठीक है। ये अभ्रक होता है। पत्थरों की खोज की, ग्रेनाइट वगैरह की, है ना, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग हो सकता है। इसी ने वहाँ की लोह प्रगलन का मतलब होता है लोहे की जो मेल्टिंग है, पिघलाते कैसे हैं इसको, वहाँ की जो स्थानीय विधि था लोकल में कैसे बनाते हैं उसको इसने देखा और सीखा। लेकिन बुकानन की जो सोच थी ना, वो एक कदम आगे थी। बुकानन की सोच एक कदम औरों से आगे थी।
वो एक कदम आगे की सोचता था, वो देखता था इस चीज़ का कहाँ पे प्रयोग हो सकता था, वो फसल यहाँ पे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, कौन सा फसल के लिए अच्छा है, कौन से फसल नहीं हो सकता, वो देखता था यहाँ पे कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, जो चीज़ मिला है उसका वाणिज्यिक प्रयोग कैसे हो, उसको मार्केट में कैसे उतारा जाए, इस प्रकार की सोच कौन रखता था, अपना बुकानन भाई रखता था। वो देखता था यहाँ पे उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन जब बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा होने वाला था। और ये अपना जो ये थर्ड पार्ट था वो खत्म हुआ, ठीक है, बुकानन का यही विवरण था, पूछता है कि बुकानन कौन था तो उसके बारे में ये लिख दीजिए, ठीक है, ये था, ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट 4 पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। तो यानी चैप्टर को देखने से मतलब पढ़ने से पहले या तो वीडियो देखें या पढ़ने के बाद वीडियो जरूर देखें, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा।